हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का 5th चैप्टर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले व्यूअर आप रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एनर्जी टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मतलब द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है किसी की, उससे बोलते हैं एनर्जी। ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी कौन से टाइप के होते हैं? सोलर एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? ये भी वही है, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी वगैरह। एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी। In modern civilization, energy has become a primary need along with food, cloth and shelter. देखिए, आज की दुनिया में हमें सिर्फ अन्न, वस्त्र और निवारा यही चीज़ों से काम नहीं चलेगा, हमें एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप बोलेंगे तो इंटरनेट भी एक बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है। मतलब इंटरनेट के कारण ही इस समय मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। तो वो इंटरनेट देखने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता है। तो एनर्जी भी एक प्राइमरी नेसेसिटी बन चुकी है, जिसके बिना हमारी बहुत से काम रुक जाएंगे। वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क्स। अलग अलग काम करने के लिए हमें अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी की आवश्यकता होती है। द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। हाउ डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? तो इसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, और जिनके सोर्सेज नहीं होते वो हम जनरेटर बनाते हैं और वो उससे कन्वर्ट करते हैं एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। आपको पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, आपको पता होना चाहिए। We know that energy can be converted from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। Different sources of energy are used to the different forms of energy necessary for us. तो हमें जो आवश्यकता होती है अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी की, वो पाने के लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिनसे वो एनर्जी पाई जा सकती है। In previous standards, we have learned about energy, sources of energy and various concepts related to them. पिछले वर्षों में हमने अलग अलग एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। Here we will learn about various sources that are now used for generation of electrical energy. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए कौन से सोर्सेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर दिस, द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड देयर, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज मेथड्स एंड ऑल्सो व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी। तो प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पर आधारित हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं और कौन सी मेथड्स है उसे जनरेट करने के, और उन अलग अलग मेथड्स के क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी ये भी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कहाँ नहीं लगती, ये पूछना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें लगती है अलग अलग अप्लायंसेस चलाने में, जैसे रेफ्रिजरेटर लगता है एसी चलाने में, या फिर टीवी चलाने में, कंप्यूटर चलाने में, मोबाइल चार्ज करने में, ठीक है, ट्यूबलाइट्स चलाने में, बल्ब्स लगाने के लिए, मोटर, वाटर पंप्स लगाने के लिए, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, जैसे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं, सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनवाई जाती है, विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनवाई जाती है वगैरह। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे। प्रिंसिपल जो है वो माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है। मतलब
एक कंडक्टर होता है, उसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है किसी भी तरीके से तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। ऐसा ये प्रिंसिपल है माइकल फैराडे का। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। According to this principle, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor। मतलब एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कोई भी लीजिए, जैसे कॉपर वायर वगैरह है, उसकी कॉइल है, उसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस कंडक्टर में, उस वायर में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब उसमें वोल्टेज डेवलप होता है। द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज। अभी ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर के आसपास चेंज करने के 2 तरीके हैं। इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, और इफ अ मैग्नेट इज स्टेशनरी बट द कंडक्टर इज मूविंग, देन ऑल्सो फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज। अगर कंडक्टर स्थिर है, स्टेबल है, और उसके आसपास मैग्नेट रोटेट हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी, या फिर मैग्नेट स्थिर है, स्टेबल है, और कंडक्टर रोटेट हो रहा है तो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। Thus, in both these cases, a potential difference is created across the conductor. See figure 5.1. The electrical power generating machine based on this principle is called electric generator। तो इस प्रिंसिपल पर आधारित जो मशीन होती है पावर जनरेटिंग, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर हम यूज करते हैं। Such large generators are used in commercial power generation plants। तो बड़े बड़े पावर जनरेशन प्लांट्स में ऐसे जनरेटर्स बनाए जाते, यूज किए जाते हैं, और उन जनरेटर्स को घुमाने के लिए टरबाइन का यूज किया जाता है। टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। देखिए यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल दिया गया है। यहां पर एक कंडक्टर की कॉइल है, कोई भी कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जैसे कॉपर वायर लीजिए, उसकी ये कॉइल है, ये ऐसी रखी है, और उसके आसपास ये मैग्नेट जो है वो रोटेट हो रहा है, उससे ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, और उससे वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आता है, मतलब वोल्टेज डेवलप होता है। ठीक है, अ टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। देखिए यहां पर ये टरबाइन है, ये रोटेट होता है, उसको व्हील होता है, इसके पास ये ब्लेड्स होते हैं, उसके ऊपर प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है या स्टीम छोड़ा जाता है, जो भी हम यूज कर रहे हैं उससे, उसके अनुसार। तो उससे क्या होता है, ये जोर से घूमने लगता है। उससे क्या होता है, ये मैग्नेट जो होता है, देखिए ये मैग्नेट साउथ नॉर्थ पोल से, ये ऐसा कर्व्ड मैग्नेट है, और उसके आसपास ये कॉइल है कंडक्टर की, तो ये मैग्नेट तेजी से घूमने लगता है। ये टरबाइन घूमने के बाद उससे ये अटैच्ड होता है, ये भी घूमने लगता है मैग्नेट, उससे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है। ठीक है, और वो वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट मतलब पाया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो टर्बाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। अ टर्बाइन हैज ब्लेड्स। When a flow of liquid or gas is directed on the blades of turbine, it rotates। लिक्विड और गैस मतलब या तो पानी छोड़ा जाता है या फिर स्टीम छोड़ी जाती है, उससे ये टरबाइन के ब्लेड्स जो है वो घूमने लगते हैं। बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, क्योंकि इसमें जो होता है काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। दस मैग्नेट इन इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। फिगर 5.3 में दिखाया गया है। This method of electric energy generation can be represented as below। Thus, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी है तो हमें एक जनरेटर की आवश्यकता होती है, और उस जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन की आवश्यकता होती है। टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टरबाइन, एंड टू ड्राइव द टरबाइन वी नीड एन एनर्जी सोर्स। और उस टरबाइन को घुमाने के लिए किसी एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होती है।
Based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of power generating stations. किस तरीके से हम टर्बाइन को रोटेट कर रहे हैं उस तरीके से अलग अलग पावर जनरेटिंग स्टेशंस का क्लासिफिकेशन होता है. द डिजाइन ऑफ द टर्बाइन यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस इज आल्सो डिफरेंट. तो अलग अलग पावर स्टेशंस में टर्बाइन का डिजाइन भी अलग होता है. प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टर्बाइन, उससे टर्बाइन घुमाया जाता है, फिर वो जनरेटर घूमता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन. अभी थर्मल एनर्जी के बारे में देखेंगे कैसे. इन दिस द टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम. इसमें स्टीम की मदद से थर्मल पावर स्टेशंस में क्या होता है कि स्टीम की मदद से टर्बाइन को रोटेट किया जाता है. वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर. बॉयलर में पानी को गर्म किया जाता है. यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल. वाटर को हीट करने के लिए क्या किया जाता है, कोल को बर्न किया जाता है. कोल को बर्न करके वाटर को हीट किया जाता है. स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड. इससे बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर वाली मतलब हाई एनर्जी वाली स्टीम जनरेट की जाती है. द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव्स द टर्बाइन. और उस स्टीम की मदद से टर्बाइन घुमाए जाते हैं. Thus, the generator connected to the turbine rotates and electric energy is produced. इससे जनरेटर जो है वो घूमने लगता है टर्बाइन के साथ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. The steam is converted back into water and water is recirculated to the boiler. This is shown in the flow chart in figure 5.5. तो वो स्टीम जो होती है वो बाद में कलेक्ट की जाती है और फिर से ठंडी करके वो फिर से बॉयलर में भेजी जाती है और उसे फिर से गर्म करके उसे फिर से स्टीम में कन्वर्ट करके उसे फिर से यूज किया जाता है टर्बाइन को घुमाने के लिए. देखिए यहां पर दिखाया गया है फ्यूएल कोल. उसकी मदद से बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम. बॉयलर में वाटर का कन्वर्जन स्टीम में किया जाता है. स्टीम टर्बाइन. स्टीम जो है टर्बाइन के ऊपर छोड़ी जाती है, फिर उससे जनरेटर घूमने लगता है और जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है. तो स्टीम जो है वो कलेक्ट की जाती है. सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर. ठंडी किया जाता है, कंडेंस किया जाता है और वो वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और वही वाटर फिर से बॉयलर को सप्लाई किया जाता है और वही फिर कोल की मदद से स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, इस तरीके से. Since thermal energy is used here to generate electrical energy, such power plants are called thermal power plants. Thermal मतलब हीट. तो कोल की हीट, कोल को बर्न करके हीट क्रिएट किए जा रहे हैं तो उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं. तो थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं. इन थर्मल पावर प्लांट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स विच आर शोन इन फिगर 5.6. तो कोल में जो एनर्जी स्टोर की हुई होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी इन कोल converted into thermal energy, converted into kinetic energy in steam, converted into kinetic energy in turbine, converted into electrical energy. Why is energy in the coal is called chemical energy? क्योंकि जो कोल जो बनता है, कोल एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड. तो हाइड्रोजन और कार्बन में के एटम्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो जब हम बर्न करते हैं कोल को तब उनका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी बनती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, मतलब हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो उस एनर्जी जो होती है पहले केमिकल बॉन्ड्स के रूप में वो स्टोर की हुई होती है. तो इस कारण से हम उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं. व्हाई स्टीम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन? स्टीम यूज की जाती है क्योंकि स्टीम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसके कारण उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. तो इस एनर्जी की मदद से हम टर्बाइंस को घुमा सकते हैं. ठीक है, और उस टर्बाइंस को घुमाने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट दिखाए गए हैं. देखिए ये बॉयलर है, यहां पर फ्यूल दिया जाता है मतलब कोल, और एयर दी जाती है. कोल को बर्न करने के लिए एयर की तो आवश्यकता होगी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, बर्निंग मतलब बॉयलर. तो इसमें
पानी गर्म किया जाता है, फिर पंप से पानी सप्लाई किया जाता है इसको, ठीक है। और वो पानी जो है गर्म होने के बाद भाप में कन्वर्ट किया जाता है। पानी जो है गर्म करने के लिए कोल को बर्न किया जाता है। कोल का जो धुआं है ये कंबशन गैसेस टू स्टैक, चिमनी को दिया जाता है। तो स्टैक से मतलब चिमनी से वो धुआं बाहर छोड़ा जाता है हवा में, ठीक है। कोल का धुआं, कोल को जलाने के बाद, कोयले को जलाने के बाद, और पानी का जो भाप में रूपांतरण हुआ है वो टरबाइन को दिया जाता है। ये टरबाइन है, देखिए ये टरबाइन, ठीक है। टरबाइन घूमने लगता है, फिर उसके साथ जनरेटर भी घूमने लगता है। जनरेटर घूमने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। और वो जो पानी स्टीम है वो कंडेंसर को दिया जाता है। यहां पर कंडेंसर जो होते हैं वो कूलिंग टावर को सप्लाई करते हैं पानी। कूलिंग टावर्स मतलब उसमें पानी धीरे धीरे वेपर को कन्वर्ट किया जाता है पानी में, ठंडा किया जाता है, वेपर एंड हॉट एयर। तो वो जो भाप होती है वो पानी में कन्वर्ट की जाती है और वो फिर से पंप की मदद से इसको कन्वर्ट किए जाते हैं, यहाँ पर सप्लाई की जाती है बॉयलर को, ठीक है, पंप की मदद से। इस तरीके से अगर आपको ये समझ में ना आए तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इफ यू सी अ थर्मल पावर स्टेशन यू विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ टॉवर्स देयर। देखिए दो तरह के टॉवर है, ये कूलिंग टॉवर है और ये चिमनी है, स्टैक जिसे कहते हैं। कूलिंग टॉवर में स्टीम को ठंडा किया जाता है, पानी में कन्वर्ट किया जाता है। और स्टैक में जो है कोल जलाने के बाद, कोयला जलाने के बाद जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो बाहर निकालने के लिए स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। What are they? If you observe the schematic of the thermal power station in figure 5.7, you will get an answer to this question. Compare the schematic of thermal power station with the block diagram above and you will understand how the boiler, turbine, generator and condenser are arranged in the power station. तो इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं पावर स्टेशन में। After combustion of fuel, here coal, in the boiler, the emitted gases are released to the atmosphere through very high tower. चिमनी द्वारा, ऊंची चिमनी द्वारा वो छोड़े जाते हैं एटमॉस्फेयर में। Once the turbine is rotated using the steam at a high temperature and high pressure, steam temperature and pressure decreases. तो वो प्रेशर जो होता है वो और टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी स्टोर की हुई होती है वो पास होती है, ट्रांसफर की जाती है टरबाइन को, वो सारी एनर्जी दी जाती है। स्टीम में जो एनर्जी स्टोर की हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो सप्लाई की जाती है, ट्रांसफर की जाती है टरबाइन को। तो टरबाइन घुमाने के बाद स्टीम में कुछ भी एनर्जी नहीं रहती, तो उस स्टीम का कोई भी यूज नहीं रहता, तो उसे कन्वर्ट किया जाता है वापस पानी में। दिस स्टीम इज कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट। इसमें से मतलब हीट बाहर निकालने से मतलब कूल करने से, उसका मतलब कूल करने से उसे पानी में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज डन इन द कंडेंसर यूजिंग वाटर इन द कूलिंग टॉवर। The water in the cooling tower is circulated through the condenser. The heat energy in the steam is given to water and steam condenses back to water. The heat absorbed by the water is then released to atmosphere through vapor and heated air through the cooling tower. तो जो पानी में हीट एब्सॉर्ब की हुई होती है वो बाहर निकाली जाती है, ठंडा किया जाता है और ठंडी गर्म हवा बाहर निकाली जाती है और उससे ठंडा करके पानी में कन्वर्ट किया जाता है। Although thermal power generation is a major way of electricity generation today, it suffers from certain problems. हमारे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो थर्मल पावर जनरेशन द्वारा की जाती है, कोयले की मदद से की जाती है। लेकिन इसकी कई सारी समस्याएं हैं, इसके कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो देखेंगे हम। प्रॉब्लम्स 1, एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। इससे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि कोयला बर्न करने के बाद बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ। वो हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है, अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ गैसेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल सूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो रिलीज इन टू द एनवायरमेंट। मतलब ऐश जो होती है,
मतलब राख जो होती है, राख के पार्टिकल्स भी रिलीज किए जाते हैं वातावरण में। दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे मतलब सिगरेट मतलब पीने जैसा है, ये सिगरेट पीने जैसा है। ऐश पार्टिकल्स लंग्स में डिपॉजिट होते हैं और उससे लंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स होते हैं कई सारे। थर्ड, द रिजर्व्स ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड that is coal are limited, therefore in future there will be limitations on the availability of the coal। और इसमें जो हम यूज करते हैं एनर्जी का सोर्स, बेसिक कोयला यूज करते हैं, उसके जो संचय है, मतलब उसके जो रिजर्व्स है उस बहुत कम है। कोयले की माइंस जो है, कोयले की खाने जो है वो काफी कम है, लिमिटेड है, वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें दूसरे सोर्स का मतलब ऑप्शन हमें रेडी रखना चाहिए, नहीं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कभी ना कभी ये कोयले खत्म हो जाएंगे। डू यू नो सम मेजर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी। ये कुछ थर्मल पावर प्लांट्स दिए गए हैं भारत के और उनकी कैपेसिटी दी गई है। विंध्यनगर ये मध्य प्रदेश में है और 4760 मेगावाट्स की पावर प्रोड्यूस करता है। मुंद्रा गुजरात में 4620 मेगावाट, मुंद्रा में ही दूसरा है गुजरात में 4000 मेगावाट का। तमनार छत्तीसगढ़ में 3400 मेगावाट का। चंद्रपुर में महाराष्ट्र में 3340 मेगावाट्स। ठीक है, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। अभी दूसरा पावर प्लांट देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित। In the power plant based on nuclear energy also steam turbine is used to rotate the generator। तो इसमें भी steam turbine ही यूज किया जाता है रोटेट करने के लिए, जनरेटर और टर्बाइन को रोटेट करने के लिए। However, here the energy released by the fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure। देखिए यहां पर क्या किया जाता है, फिशन मतलब ब्रेक किया जाता है, फ्यूजन मतलब यूनियन होना, दो एटम्स का यूनियन होकर एक नया एटम बनना। फिशन मतलब एक बड़ा एटम ब्रेक होकर दो छोटे एटम्स बनना, फिशन मतलब टूटना। ठीक है, तो फिशन ऑफ न्यूक्लियर एटम्स, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये काफी बड़े बड़े हेवी एटम्स होते हैं, उनको अपना भार संभलता नहीं है, इसलिए वो उन्हें थोड़ा सा भी अगर मतलब स्टिमुलेट किया जाए तो वो टूट जाते हैं छोटे छोटे एटम्स में, और जो बचा हुआ मास होता है उनमें वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन विच इन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, दो छोटे एटम्स बनते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। इस प्रोसेस में जब यूरेनियम का बड़ा एटम टूटकर छोटे छोटे एटम्स बनते हैं दूसरे एलिमेंट्स के, उस प्रोसेस में एटम तो टूटता ही है, उसके साथ छोटे एटम्स बनते भी है और एनर्जी भी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम स्टीम जनरेट कर सकते हैं और उस स्टीम की मदद से टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। द फ्लो चार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज शोन इन फिगर 5.8। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन करवाई जाती है। न्यूक्लियर फिशन मतलब न्यूक्लियस का फिशन, मतलब न्यूक्लियस का टूटना, मतलब यूरेनियम के न्यूक्लियस का टूटना, एटम का टूटना। सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर। स्टीम टरबाइन, वो टरबाइन जो है जनरेटर घुमाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। स्टीम जो होती है वो फिर से सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर, वाटर में कन्वर्ट की जाती है और वही वाटर फिर से स्टीम जनरेशन के लिए दी जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फ्यूल होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम एटम को यूज किया जाता है। Thus here nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of steam. देखिए यहां पर एक और स्टेप ऐड हो गई, पिछले थर्मल पावर प्लांट स्टेशन में यही था थर्मल पावर, यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है,
Here nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of steam. Kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine. And finally the kinetic energy of turbine is converted into electrical energy. बाद में kinetic energy को convert किया जाता है electrical energy में. The step by step transformation of energy is shown in figure 5.5. Nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of steam. Kinetic energy in steam is converted into kinetic energy of turbine. रोटेट करने में टर्बाइन रोटेट करने के बाद जनरेटर रोटेट होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. ठीक है. हाउ डज न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस? देखिए मैंने बताया आपको यूरेनियम प्लूटोनियम वगैरह जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं, मतलब बहुत उनमें प्रोटॉन्स होते हैं और बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं और उन्हें संभलता नहीं है अपना वेट. उतने सारे प्रोटॉन्स और उतना सारा न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में पकड़े रखना उन्हें पॉसिबल नहीं होता. तो अगर उनको स्टिम्युलेट किया जाता है, मतलब उन्हें अगर चिथवून देणे ज्याला म्हणतात, चिथवून दिलं जर त्यांना, अगर उनको उनके ऊपर रेडिएशन किया, मतलब अगर एक भी न्यूट्रॉन उनके ऊपर सप्लाई किया उनको, मतलब काढ़ा करना जिसे बोलते हैं आम भाषा में, अगर उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की, मतलब हमने एक और न्यूट्रॉन उसके ऊपर दे मारा, एक और न्यूट्रॉन उसके ऊपर छोड़ा, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और उससे और भी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उससे वो और भी टूट जाता है, अनस्टेबल होकर टूट जाता है. When neutron is bombarded on an atom of uranium 235 मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर है. It absorbs the neutron and converts into isotope uranium 236. आइसोटोप्स तो पता है आपको. तो 235 एब्सॉर्ब करके एक न्यूट्रॉन 236 बन जाता है यूरेनियम. यूरेनियम 236 being extremely unstable converts into atoms of barium and krypton through a process of fission, releasing 3 neutrons and 200 MeV एनर्जी. तो यूरेनियम का एटम टूट जाता है और 2 एटम्स बनते हैं, एक बेरियम का एटम और एक क्रिप्टॉन का एटम. ठीक है. फिशन मतलब टूटना, और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इससे. ठीक है. एक बेरियम का एटम निकलता है, एक क्रिप्टॉन का एटम निकलता है, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और 200 MeV एनर्जी निकलती है. ठीक है. इतनी एनर्जी निकलती है. The 3 neutrons generated in this process cause fission of 3 other uranium 235 atoms. और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चुपचाप नहीं बैठते, वो आसपास के दूसरे यूरेनियम एटम्स पर अटैक करते हैं और उसके बाद वो भी अनस्टेबल हो जाते हैं और वो भी यूरेनियम एटम्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं. ठीक है. ये इस तरीके से, और फिर वो 3 ऐसे एटम्स, हर एक एटम जो है 3 न्यूट्रॉन्स छोड़ता है और फिर से वो 3 न्यूट्रॉन्स दूसरे 3 एटम्स पर अटैक कर देते हैं यूरेनियम के. ठीक है. तो ये चेन रिएक्शन बोलते हैं. एक बार शुरू हो गई तो वो चेन की तरह खत्म ही नहीं होती. तो उसे कंट्रोल करने के भी बाकी तरीके होते हैं, वो आपको नहीं है सिलेबस में. द न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी थ्रू फिशन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लियाई. तो न्यूट्रॉन्स जो छोड़े जाते हैं वो दूसरे यूरेनियम एटम्स पर अटैक करते हैं और यूरेनियम एटम्स टूट जाते हैं फिर से, और फिर से एनर्जी रिलीज होती है. दिस प्रोसेस ऑफ फिशन ऑफ यूरेनियम 235 एटम्स कंटिन्यूज एंड इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन. In nuclear power plants, a controlled chain reaction results in release of thermal energy which is used for electric energy generation. तो इस रिएक्शन में 2 एटम्स निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और थोड़ी सी एनर्जी निकलती है. थोड़ी सी मतलब वो काफी होती है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा होती है. न्यूट्रॉन एब्सॉर्प्शन, देखिए ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 का एटम एब्सॉर्ब करता है, अनस्टेबल U236 बन जाता है, उससे बेरियम का एक एटम निकलता है और क्रिप्टॉन का एक एटम निकलता है और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, 1 2 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं और 200 MeV एनर्जी निकल रही है. वो यूज कर सकते हैं हम पानी गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए. और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है वो चुप नहीं बैठते, वो बाकी दूसरे यूरेनियम 235 पर अटैक करते हैं और वो अनस्टेबल होकर फिर क्रिप्टॉन और बेरियम बनाते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स छोड़ते हैं और 200 MeV
एनर्जी छोड़ते हैं इस तरीके से, और फिर से ये 3 न्यूट्रॉन्स 3 दूसरे यूरेनियम एटम्स पर अटैक करते हैं, इस तरीके से वो है। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेट की मदद से आपको ये इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर मिल जाएगी। कुंडनकुलम, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और उसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। फिर है तारापुर। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और उसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट। ठीक है, रवतभाता ये जो है राजस्थान में है और इसकी कैपेसिटी है 1180 मेगावाट, 1180 मेगावाट। कैगा जो है वो कर्नाटक में है और ये इसकी कैपेसिटी है 880 मेगावाट, 880 मेगावाट। ठीक है, देखिए स्कीमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे होते हैं। देखिए यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें कंट्रोल पॉड्स होते हैं, मतलब यूरेनियम रखा जाता है थोड़ा सा और उस पर अटैक करने की सुविधा होती है, मतलब न्यूट्रॉन्स छोड़ने की सुविधा होती है और वहां पर वो रिएक्शन कंट्रोल तरीके से की जाती है और उससे काफी हीट जनरेट होती है। ठीक है, और वो हीट दी जाती है बॉयलर को। देखिए ये बॉयलर है, पानी, और वो स्टीम बनाया जाता है, स्टीम छोड़ी जाती है टरबाइन पर, टरबाइन से अटैच होता है जनरेटर, जनरेटर घूमने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद जो स्टीम होती है वो वार्म वाटर, मतलब यहाँ पर कूलिंग टॉवर्स में छोड़ी जाती है और वहां पर पानी में कन्वर्ट किया जाता है। वार्म वाटर जो होता है वो पंप की मदद से फिर से बॉयलर को दिया जाता है और फिर से गर्म किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। तो न्यूक्लियर, इसका यह एडवांटेज है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो फॉसिल फ्यूल नहीं यूज करता कोल जैसा, मतलब फॉसिल फ्यूल जो है वो खत्म होने की आशंका बहुत ज्यादा है। देयरफॉर प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन डू नॉट अराइज। इसमें फॉसिल फ्यूल बर्न करने का सवाल नहीं, इससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होता। ऑल्सो इफ सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल दिस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर सफिशिएंट अमाउंट में है ये फ्यूल अवेलेबल तो अच्छा सोर्स है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हाउएवर देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर जनरेशन। यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। वो क्या है प्रॉब्लम्स? 1. The products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiations. जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स जिन्हें कहते हैं, मतलब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं और वो भी हार्मफुल रेडिएशंस छोड़ते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें भी डंप करना बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट। इनको न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। अभी तक इसका इलाज नहीं पता हमें, हम मतलब बहुत ही केयरफुली वो कंटेनर्स में बंद करके डंप करते हैं, लेकिन वो भी सेफ नहीं है इतना, इसलिए साइंटिस्ट के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे ये डंप किया जाए। 2. An accident in nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in release of very harmful radiations. तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर थोड़ा सा भी एक्सीडेंट होता है तो वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होते हैं, उसमें से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलता है वो बहुत हार्मफुल होता है। तो वो ये सारे प्रॉब्लम्स है इसके। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही तक, आगे वाला अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस ओवरऑल आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत से बनाने पड़ते हैं ये वीडियोस। तो
मोटिवेशन मिला लाने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।